हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ बहुत ही फेमस पोएम मीटिंग एट नाइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ वेरी फेमस एंड प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। ओके, और जनरली विक्टोरियन एरा में लव पोएम बहुत ज़्यादा उस दौरान उसका कल्ट तो नहीं था, क्योंकि विक्टोरियन एरा सो कॉल्ड बहुत वॉज फुल ऑफ मोरालिटी एंड अपराइटनेस। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा मोरालिटी वाला चीज़ ज़्यादा था, राइटियसनेस वाला चीज़ ज़्यादा था। लव पोएम का कल्ट तब उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी विक्टोरियन एरा में भी एक ऐसा लव पोएम लिखना ये सच में बहुत ही एबिलिटी वाला बात है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का कितना पोएटिक एबिलिटी है वही ये दर्शाता है मीटिंग एट नाइट। एक्चुअली इसका नाम पहले मीटिंग एट नाइट नहीं था। 1845 में ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स नाम के एंथोलॉजी में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 2 पोएम पब्लिश किया था, 2 सीक्वल पे। पहला पोएम का नाम था नाइट और दूसरा पोएम का नाम था मॉर्निंग। यही दोनों पोएम को बाद में 1849 में मीटिंग एट नाइट और पार्टिंग एट मॉर्निंग करके पब्लिश किया गया। तो यहीं हम लोग जो मीटिंग एट नाइट पढ़ रहे हैं वही पोएम वेद है, फर्स्ट सीक्वल। इसका एक दूसरा सीक्वल है पार्टिंग एट मॉर्निंग। अब ये मीटिंग एट नाइट पोएम में, जैसे कि नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि रात में मिलना, तो इस पोएम में एक्चुअली पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक लवर अपना बिलवेड से मिलने के लिए रात को पूरा समंदर पार करके बीच में जा करके उससे मिलता है। और द होल पोएम डिस्क्राइब्स द एक्साइटमेंट एंड द जॉय ऑफ द टू लवर्स टू बी यूनाइटेड आफ्टर क्रॉसिंग ऑल द ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिटेल्स में लाइन बाय लाइन समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 पार्ट में जो ये पोएम है ना मीटिंग एट नाइट, ये 6 लाइंस का स्टैंजा में 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, दोनों स्टैंजा में 6 लाइंस ईच है। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो। तो ग्रे सी मतलब जो सी का कलर है वो ग्रेइश है। ठीक है, क्यों ग्रे सी यहाँ पे क्यों बोला गया? सी का कलर एक्चुअली ग्रे तो होता नहीं, ब्लू होता है। ठीक है, तो ग्रे क्यों कहा गया? क्योंकि ये दर्शाता है कि ये इवनिंग टाइम है। ठीक है, ये सुबह का जो रोशनी है वो धीरे धीरे ढल रहा है। ठीक है, शाम आ रहे हैं, अंधेरा आ रहा है, तो वहीं डिस्क्राइब यहाँ हो रहा है ग्रे सी के ज़रिए। यहाँ पे कलर इमेजरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पोएम में। कलर इमेजरी, सिम्बॉल्स, ये सब का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग देखेंगे। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड। देखिए, एक ही लाइन में दोबारा कलर चला आया। क्या कलर? ब्लैक लैंड। लैंड मतलब ज़मीन। ठीक है, तो जो ग्रे सी है और जो लंबा काला ज़मीन है, अब ज़मीन का रंग काला है मतलब क्या है कि रात हो गया है, अंधेरा हो चुका है। ब्लैक लैंड हेयर मीन्स द डार्क लैंड बिकॉज इट्स नाइट टाइम। ओके, तो कभी ब्राउनिंग ने, लेकिन आप ब्राउनिंग का मतलब समझदारी को देखिए, वो कभी भी बोले नहीं एक बार भी कि इट इज़ नाइट टाइम या नाइट, इवनिंग, डार्कनेस, ये सब शब्द उन्होंने एक बार भी प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी सिर्फ कलर का यूज़ के ज़रिए उन्होंने समझा दिया। ओके, द ग्रेसी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो। और जो येलो आधा चांद है, चांद पूरा नहीं है, आधा है, लार्ज एंड लो, बड़ा है और थोड़ा नीचे है। ये जो नीचे और बड़ा है, इससे से हम लोग को समझ में आता है कि जो मून है ये एकदम इसका पीक टाइम में नहीं है, ये उठ रहा है, मतलब अभी इवनिंग टाइम है, ये एकदम प्रॉपर पूरा एकदम मिडनाइट नहीं हुआ है। तो जब इवनिंग टाइम रहता है तो जो मून होता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, फिर अगेन जब सुबह का टाइम होता है, जब मून को डिसअपियर होने का टाइम होता है, तब भी वो थोड़ा सा नीचे रहता है और थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, तो यही हम लोग को समझ में आ रहा है कि इवनिंग टाइम है। ठीक है, इसीलिए मून थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नीचे है। और हाफ मून यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ मून मतलब क्या कि मून इज़ इनकम्प्लीट, चांद इनकम्प्लीट है, चांद अधूरा है, आधा है। ठीक जैसे ही जो लवर है, जो पोएट लवर है, वो भी आधा अधूरा फील कर रहा है उसका बिलवेड के बिना। उसको चाहिए उसका बिलवेड से मिलना, इसीलिए वो जा रहा है अपना आधा बेटर हाफ से मिलने के लिए, वो जा रहा है आधा लेकर के। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स दैट लीव। स्टार्टल यानी कि सरप्राइज्ड। ठीक है, लिटिल वेव्स यानी छोटी छोटी जो वेव्स है, जो सी में छोटे छोटे वेव्स है, दैट लीप। लीप यानी जंप, उछलना। ठीक है, तो जो स्टार्टल्ड छोटा छोटा वेव है वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया है और वो उछल रहा है।
क्यों वो उछल रहा है? क्योंकि जो पोएट है, जो लवर है, वो सी का थ्रू अपना बोट को लेकर के जा रहा है। वो एक वॉयज में निकला है, वो एक जर्नी में निकला है, वो एक एक्सपीडिशन में निकला है। किस लिए? उसका जर्नी का टारगेट कौन है? उसका बिलवेड। उसका बिलवेड कहाँ रहती है? उसका बिलवेड सी का उस पार रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फ़िज़िकल डिस्टेंस का माहौल पहले ही सेट हो गया कि जो लवर है और जो बिलवेड है, दोनों में फ़िज़िकल डिस्टेंस बहुत है, और इस डिस्टेंस को पार करने के लिए पूरा एक समंदर पार करके आना पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ जो लवर है, उसका अब डिज़ायर देखिए, उसका व्याकुलता आप लोग समझिए कि एक इतना बड़ा सी है। ठीक है, सी मतलब समझ रहे, समंदर, मतलब समंदर कोई छोटा मोटा नदी नहीं है, समंदर है। तो एक समंदर को बोट लेकर के पार करना मतलब कितना रिस्की है आप लोग समझिए। ठीक है, फिर भी इतना रिस्क लेने का बावजूद, इतना बड़ा हर्डल को पार करने में उनको जो भी समय लगेगा, जो भी रिस्क लगेगा, जो भी डर लगेगा, ये सब उनका लिए, ये सब लवर के लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों? उसके लिए सबसे अर्जेंट अभी काम क्या है? अपना बिलवेड से मिलना, क्योंकि उसका बिना वो अधूरा है। ठीक जैसे हाफ मून, चांद अधूरा है, ठीक वैसे वो भी अधूरा है। तो उसको मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो बोट लेकर के निकल पड़ा है। समंदर को चीरते हुए उसका बोट आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि समंदर ऐसे तो शांत रहता है, लेकिन क्योंकि बोट लेके उसमें आगे बढ़ रहे हैं स्पीकर, जो लवर है बोट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसमें जो वेव्स है वो एकदम खलबली मच गई है उसमें। ठीक है, इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। फायरी मतलब फायर जैसा, रिंगलेट यानी छोटा छोटा रिंग। यहाँ जहाँ भी आपको एलईडी लेट लगा हुआ दिखेगा ना, समझ जाइएगा वो मिनिएचर वर्जन का बात किया जा रहा है। जैसे बुक होता है किताब, लेकिन बुकलेट मतलब छोटा किताब। लीफ यानी कि पेज, लीफलेट यानी कि देखते हैं ना कि लीफलेट बांटते हैं बहुत कोई लोग प्रचार करने के लिए। तो जहाँ पे भी आपको एलईडी लेट लगा हुआ दिख जाएगा, समझ जाइएगा वो छोटा वर्जन का बात कर रहा है। ठीक है, तो रिंगलेट यानी छोटा रिंग जैसा हिस्सा। तो इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप, तो वो लोग, कौन लोग? द वेव्स, जो छोटे छोटे वेव्स है, वो अब तक सो रहे थे। वो अपनी स्लीप से, अपनी निद्रा से वो लोग जाग गए हैं और उछल रहे हैं। कैसे? फायरी रिंगलेट्स में, एकदम आग जैसा छोटा छोटा रिंग का शेप में वो लोग उछल रहे हैं। अब यहाँ पे फायरी रिंगलेट्स का मतलब क्या है? समंदर में क्या किसी ने आग लगा दिया है? बिल्कुल नहीं। फायर का इस्तेमाल यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि जो चांद है, जो लार्ज एंड लो हाफ मून है, और येलो, यहाँ पे कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो। तो ये जो येलो कलर का बड़ा मून है, उसका भी एक रिफ्लेक्शन सी में यहाँ पड़ रहा है। और क्योंकि सी में आप लोग नोटिस किए होंगे कि सी का पानी में, या कोई भी रिवर का पानी हो, लेक का पानी हो, कोई भी पानी में जब कोई सन का रिफ्लेक्शन या मून का रिफ्लेक्शन कुछ भी पड़ता है, तो वो है ना एकदम स्टिल नहीं रहता, एकदम स्थिर नहीं रहता, वैसा हिलते रहता है। और ऐसे हिलता है कि ऊपर से देख के लगता है कि कुछ शाइन कर रहा है, जैसे कुछ फुदक रहा है, कुछ उछल रहा है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही फायर रिंगलेट्स मतलब मून लाइट वहाँ पे पड़ रहा है आपका सी वेव्स में, और ऊपर से जो बोट लेके जो लवर है वो चीर के जा रहे हैं वही वेव्स को। तो इसीलिए फायर रिंगलेट्स जैसा लग रहा है, जैसे आग उछल रहा है अपना नींद से जग के। अच्छा, अब नींद यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को समझाता है, क्योंकि जो वेव्स है, वेव्स तो कोई इंसान तो है नहीं कि वो लोग सोने जाएंगे जगेंगे, तो यहाँ पे वेव्स को पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, एज आई गेन द कोव विथ पुशिंग प्रो एंड क्वेंच इट्स स्पीड इन द स्लशी सैंड। अब इसका मतलब क्या है? एज आई गेन द कोव विथ पुशिंग प्रो। कोव मतलब होता है कि एरिया, एक कोस्टल एरिया, ठीक है, जहाँ आपका जो सी वाटर है, ठीक है, वो आकर के एक थोड़ा कर्वेचर रहता है। ठीक है, कोस्टल एरिया में कोई कर्व थोड़ा सा रहता है, जो एक शेल्टर की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक कर्व्ड कोस्टल एरिया जिसमें कोई चीज़ को मतलब बंद के, खास करके जो बोट होता है, शिप होता है, कोई भी चीज़, वो एक एंकरिंग प्लेस की तरह काम करता है, एक शेल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसको बोला जाए कोव। अच्छा, पुशिंग प्रो, प्रो यानी द फ्रंटल पार्ट ऑफ अ वेसल। ठीक है, यहाँ पे बोट मतलब जो बोट करके वो लवर जा रहा है सी का थ्रू, तो वही बोट का जो फ्रंटल पार्ट है, जो सामने का हिस्सा है सॉरी, उसको बोला जाता है प्रो। ठीक है, पुशिंग यानी वो पुश करते आगे बढ़ रहा है, वो बोट को जो समंदर है, समंदर का लहरों का अगेंस्ट में पुश करते करते हुए वो आगे बढ़ रहा है, और आखिरकार वो सी के अंत में आ गया। सी को उसने पार कर लिया। अब जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे एक तो कर्व एरिया है, शेल्टर जैसा कोव है, वहाँ पे वो अपना जो नाव का सामने वाला हिस्सा है उसको आकर के पुश करके वहाँ खड़ा कर दिया, ताकि वो एंकर्ड रहे। ठीक है, वो एक मतलब स्थिर रहे
ताकि उसको उतरने में, लवर को उतरने में आसानी हो कोस्ट में, ठीक है। एंड क्वेंच इट्स स्पीड इन द स्लशी सैंड। क्वेंच मतलब होता है मिटाना, ठीक है। एक्चुअली क्वेंच को हम लोग प्यास मिटाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि क्वेंच वंस थर्स्ट, प्यास मिटाना। तो क्वेंच इट्स स्पीड यहाँ है कि स्पीड को ख़त्म कर देना, स्पीड को कम कर देना, ठीक है। अब कौन चीज़ का स्पीड? क्योंकि जो बोट अब तक स्पीड से आ रहा था, जल्दी जल्दी करके आ रहा था कि उसको सी को पार करना है, ठीक है, अपना बिलेवेड के साथ मिलना है, इसलिए लवर एकदम स्पीड से तैरते हुए आ रहे थे। अब तो कोस्ट लाइन पहुँच गया, इसलिए अब वो स्पीड को कम कर दिए ताकि कम स्पीड में आकर के वो धीरे धीरे कोस्ट में, कोव में वो एंकर करेंगे बोट को। और अब उनका जर्नी ख़त्म हुआ इन द स्लशी सैंड। सैंड को स्लशी क्यों बोला गया? स्लशी मतलब होता है स्लाइमी, मतलब थोड़ा पानी मिला हुआ, ठीक है, क्योंकि जो स्वाभाविक बात है कि कोस्ट लाइन है, वहाँ पे सारा सैंड है, अब हमेशा उसमें वेव आ रहा जा रहा, तो वो सैंड है ना बहुत ही मतलब वाटर से मिल करके एकदम कीचड़ जैसा हो गया है, स्लशी हो गया है, स्लाइमी हो गया है, ठीक है, वाटरी हो गया है। तो उस वाटरी सैंड में क्या है कि कोव में, और जो सैंड वैसा वाटरी हो गया है, उसमें जो बोट है, बोट का स्पीड कम हो करके वो बोट एक तरीके से अटक गया, रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ बोट का स्पीड कम करने का बात नहीं है, ये एक तरह से देखा जाए तो जो स्पीड ऑफ द लवर्स डिज़ायर टू मीट हिज बिलवेड, लवर का भी तो डिज़ायर है, उनका जो इच्छा है, लवर का जो इच्छा है कि अपना बिलवेड से मिलने का, ये अब तक बहुत स्पीड पकड़ा हुआ था, बहुत डिज़ायर अब तक एकदम तेज़ था कि हाँ जल्दी जल्दी जाना है और देरी नहीं सहा जा रहा, ठीक है। ही इज़ नॉट एबल टू इंड्योर इवन अ मिनट्स डिले, इवन अ मोमेंट्स डिले, ओके, ही इज़ सो पैशनेट, ही इज़ सो ईगर टू मीट हिज बिलवेड। तो इसीलिए आखिरकार जब वो सी पार हो गया, जो ऑब्स्टेकल था, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो था, जो इतना बड़ा सी है, रिस्की सी है, जब वो पार हो गया, अंधेरे में सी पार हो गया, तब आकर के जो नैरेटर का, जो पोएट लवर का जो जर्नी है वो समाप्त हुआ, ठीक है। और इसी के साथ देखिए फर्स्ट स्टैंजा भी समाप्त होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पोएम का जो दोनों इक्वल स्टैंजा है, दोनों ही 6-6 लाइन का है। तो जो पहला पार्ट है पोएम का, वो पूरा डील किया कि द एंटिसिपेशन ऑफ द डिज़ायर, द यर्निंग ऑफ द लवर टू मीट हिज बिलवेड, और इसके लिए उन्होंने जो जर्नी अंडरटेक किया, जो वॉयज लिया सी का थ्रू, रात में अंधेरे में इतना रिस्क का थ्रू, इतना वेव्स के अंदर बोट में करके उन्होंने जो गए, सी को पार किए, आखिरकार ये जर्नी डिस्क्राइब करता है पूरा फर्स्ट स्टैंजा को। अब जर्नी ख़त्म हो गया, अब जो जितना भी ऑब्स्टेकल था वो आखिरकार कम हो गया, अब वो अपना लक्ष्य की तरफ, अपना बिलवेड के मिलने से बहुत पास आ गए, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टैंजा हम लोग शुरू करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे दोनों लवर एक साथ मिलते हैं, और जो द जॉय ऑफ द रीयूनियन वी विल बी नोटिसिंग दैट इन द सेकेंड स्टैंजा। तो आइए अब सेकेंड स्टैंजा शुरू करते हैं। देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, 3 fields to cross till a farm appears, ठीक है। इसके बाद देन देखिए जो पोएम है, जो सेकंड स्टैंजा है, वो शुरू ही हो रहा है देन से, एक टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशन से, ठीक है। तो देन, जब भी हम लोग देन से शुरू करते हैं तब इसका मतलब क्या कि ऑलरेडी पहले एक चीज़ हो चुका है, एक स्टेप ख़त्म हो चुका है। क्या स्टेप ख़त्म हो चुका है? कि जो जर्नी था, जो लवर का बिलवेड से मिलने के लिए जो इतना ऑब्स्टैकल पार करके आना था, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, 1 माइल लंबा जो बीच है, वार्म सी सेंटेड बीच, सी का समंदर का जो फ्रेग्रेंस है उसका ले करके जो बीच है, बीच में तो जाहिर सा बात है समंदर का पानी जो लहर आता है उसका एक खुशबू होता ही है, ठीक है। तो वो सी का सेंट मिला हुआ जो बीच है, 1 माइल लंबा बीच है, वार्म, ठीक है, जो गर्म बीच है, ठीक है, क्योंकि बार बार समंदर का पानी आ रहा जा रहा, तो थोड़ा सा वो हॉट है या वार्म है। अब यहाँ पे वार्म सिर्फ फिज़िकल टेम्परेचर को नहीं समझा रहा, ये वार्मथ ऑफ इमोशन को भी समझा रहा है कि जो लवर है उनका भी वार्मथ ऑफ इमोशन, वर्थ ऑफ लव इज़ वेरी मच, वो अब और इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि अब वो अपने लक्ष्य का और करीब आ गए हैं। अब बस कुछ ही पल दूर, कुछ ही मिनट का बस इंतज़ार, फिर वो अपना शहीद बिलवेड से मिल सकेंगे, जिसके लिए इतना कष्ट करके उन्होंने आया, तो उनका भी वार्मथ ऑफ लव इंक्रीज़ हो रहा, ठीक है। 3 fields to cross till a farm appears, अब उसको 3 फील्ड्स और क्रॉस करना है, 3 ग्राउंड उनको और क्रॉस करना है जब तक कि एक फार्म आता है। यही वो फार्म हाउस है जहाँ पे
उनका बिलवेड है। यहीं फार्म हाउस पे आकर के उनका जो टारगेट है, उनका जो सर्च है, जो जर्नी है, वो ख़त्म होगा और बिलवेड से वो मिल जाएंगे। अब इसमें बहुत 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 सिंबॉलिकल चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए एक तरीके से कहा जाए तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है। ऑटोबायोग्राफिकल यानी जब जो पोएट या ऑथर होते हैं वो अपना लाइफ का ही कुछ इंसिडेंट को रेफ़र करते हैं। तो एक्चुअली ये जो एक लवर और बिलवेड का मिलने का बात है, ये जो पोएट है, ये मीटिंग एट नाइट का जो पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये उनका ही अपना एक कथा है। ठीक है, उनका जो बिलवेड है, बाद में जो उनकी वाइफ बनी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, वो भी बहुत फेमस पोएटेस थी विक्टोरियन एज की। तो यहाँ पे लवर यानी पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद, और बिलवेड यानी जिनसे वो मिलने जा रहा है वो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ठीक है, तो 3 फील्ड्स यानी कि यहाँ पे 3 ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, क्या है वो 3 ऑब्स्टैकल्स? सबसे पहले तो है जो फिजिकल डिस्टेंस, जैसे यहाँ पोएम में लवर और बिलवेड में फिजिकल डिस्टेंस है, ऐसे सच में भी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग में दूरियाँ थी, फिजिकल डिस्टेंस थी। ठीक है, एक रहते थे रॉबर्ट ब्राउनिंग रहते थे इंग्लैंड में, और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हालांकि वो भी पहले इंग्लैंड में ही रहती थी, फिर बाद में वो दोनों अपना मैरिटल लाइफ इटली में चल गए थे, फिर बाकी पूरा लाइफ इटली में ही बिताए थे। तो इंग्लैंड और इटली, ये दोनों में जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, ये है एक पहला बाधा। ठीक है, पहला फील्ड मान के चलिए। अब सेकंड फील्ड या सेकंड बाधा क्या है? दोनों में जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स यानी कि एक तो एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रॉब्लम, क्योंकि जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थे उनका फैमिली बहुत रिच था, क्योंकि वो लोग का जो एंसेस्टर्स थे उनका जमाइका में शुगर प्लांट था। ठीक है, तो एकदम जनरेशन बाय जनरेशन दे आर वेरी रिच एंड ऑप्यूलेंट। ओके, तो वो लोग का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊंचा था रॉबर्ट ब्राउनिंग के मुकाबले। तो ये एक बाधा हुआ, और ऊपर से रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जो रिलेशनशिप था और वो लोग जो शादी किए थे, ये उनके पिता को, मतलब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के पिता को एकदम नामंजूर था। बहुत गुस्सा में वो पहले से ही थे, कभी भी उसने अप्रूवल नहीं किया था। इवन शादी के बाद उन्होंने अपनी बेटी यानी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डिसइनहेरिट तक कर दिया था, उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, इतना गुस्सा में थे। तो ये जो फादर्स डिसअप्रूवल और जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में प्रॉब्लम है, डिफरेंस है, ये भी है एक दूसरा बाधा। अब तीसरा बाधा या तीसरा फील्ड किसको सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेज द अनडायग्नोज्ड इलनेस ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। 15 साल की उम्र से ही एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को स्पाइनल और हेड पेन का बहुत बड़ा समस्या था, जो उनको पूरा ज़िंदगी सताया है। ठीक है, हालांकि उनका टाइम में डॉक्टर्स ने इसको सही से डायग्नोस करके समझा तो नहीं था कि मतलब क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं, लेकिन उनके काफ़ी सारे बायोग्राफर्स हैं जो बोलते हैं, हालांकि इसका कोई तथ्य प्रमाण अभी तक तो है नहीं, लेकिन कोई कोई लोग लिंक करते हैं कि जब वो बचपन में घुड़सवारी कर रही थी तो घोड़ा से उतरते वक्त गिर करके उनको चोट आया था स्पाइनल कॉर्ड में, उसी का चलते कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था। और ऊपर से ये प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए वो लॉडेनम नाम का एक ओपीएम ड्रग लेती थी, उसका भी चलते उनका हेल्थ भी ख़राब होता था और मेंटल भी इलनेस भी बहुत प्रॉब्लम करता था। तो ये जो मेंटल इलनेस वाला पोर्शन है, ये भी एक तरीक़े से एक बाधा है। तो यहाँ पे 3 फील्ड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट बाधा या ऑब्स्टेकल को समझा रहा है। ठीक है, तो ये 3 फील्ड को क्रॉस करने के बाद फार्म अपीयर्स, एक फार्म आता है। ठीक है, अल्टीमेटली द पोएट, द लवर इज़ वेरी क्लोज टू हिज डेस्टिनेशन नाउ, ही इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू मीट द बिलवेड। अब उसका एक्साइटमेंट और बढ़ रहा है। A tap at the pane, the quick sharp scratch and the blue spark of a lighted match. A tap at the pane, tap मतलब ऐसे ही टैप करना, नॉक करना। ठीक है, पेन मतलब होता है कि जो विंडो या डोर है उसका जो ग्लास वाला हिस्सा रहता है, देखते हैं ना कि कांच का जो विंडो या कांच का जो डोर होता है उसमें जो कांच वाला जो पार्ट रहता है, जो सिंगल शीट ऑफ ग्लास रहता है, उसको कहा जाता है पेन। ठीक है, तो वो पेन में, वो कांच वाला हिस्सा में एक नॉक किया, टैप एट द पेन। क्यों नॉक किया? क्योंकि सबसे पहला तो बात है कि ये एक तरीके का सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो मीटिंग है, सबसे पहला बात तो रात में मीटिंग हो रहा तो बहुत नेचुरल बात है ये कि कोई पब्लिक मीटिंग है नहीं, ये एक सीक्रेट मीटिंग बिटवीन द 2 लवर्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ सुबह पब्लिकली वो लोग मिल नहीं सकते, तो रात के अंधेरे में छुप छुपा के सबका आंखों के नीचे में वो लोग मिल रहे हैं। तो जाहिर सा बात है, अब 10 बार खटखटा के बेल बजा के अंदर तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए ये एक टैप एट द पेन, ये एक सिग्नल है बिलवेड के लिए कि हाँ मैं आ गया हूँ, अब तुम आओ। ठीक है, तो ये सिग्नल भेजने के लिए टैप एट द पेन। ठीक है, उन्होंने नॉक किया एक बार पेन में, द क्विक शार्प स्क्रैच। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आया? ये तो था लवर की तरफ से सिग्नल भेजना बिलवेड को कि हाँ मैं आ चुका हूँ। अब बिलवेड भी
को भी तो सिग्नल भेजना है, नहीं तो लवर समझेगा कैसे कि हाँ उसने सुना या नहीं सुना। तो बिलवेड की तरफ से जो सिग्नल है वो है अ क्विक शार्प स्क्रैच, मतलब एक जल्दी एक स्क्रैच करना। यहाँ पे स्क्रैच यानी मैच का बताया जा रहा है, मतलब जो मैच स्टिक होता है उसको स्क्रैच करके आग जलाना, ठीक है। क्विक शार्प स्क्रैच एंड ब्लू स्पार्ट ऑफ अ लाइटेड मैच, मतलब एक जो मैच स्टिक है उसको जला करके उसका जो ब्लू फ्लेम्स है, स्पार्ट मतलब कि एकदम से इमीडिएट बर्स्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। एकदम संग संग अगर कुछ इमीडिएटली कुछ बहुत एक साथ हो जाता है, एक बर्स्ट ऑफ समथिंग, एक आउट बर्स्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक मैच स्टिक अब जैसे ही जलाएंगे एकदम एक गश ऑफ फायर आ जाता है अचानक से, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे स्पर्ट बोला गया है। तो ब्लू फ्लेम ऑफ लाइटेड मैच जलाएं, वो जो नीला हल्का सा नीला फ्लेम हुआ वो जला। इससे लवर को क्या पता चला कि बिलवेड भी आ गई है। बिलवेड को लवर का सिग्नल पता चल गया है, वो सुन ली है कि टैप एट द पेन मतलब क्या, माई लवर हैज़ फाइनली अराइव्ड, नाउ इट्स माई टर्न टू शो माई रिस्पॉन्स। अब वो स्क्रैच करके लाइट जला करके, मतलब मैच स्टिक को जला करके वो आई है, मतलब दोनों आ गए हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो मतलब मैच स्टिक जलाने का बात है, ये भी एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि फायर है, ठीक है। अब इस फायर को अब जोड़िए पहला फायर के साथ। फर्स्ट स्टैंजा में याद है जो फायरी रिंगलेट्स ऑफ द वेव था, जो चांद येलो मून, हाफ मून लार्ज एंड लो था, उसका लाइट पड़ करके जो वेव था, सी वेव्स था, वो कैसे फायर रिंगलेट्स में था। तो वो फायर तब क्या समझा रहा था, एक तरीके से चांद का भी मतलब जो लाइट है वो समझा रहा था, और एक तरीके से द पैशन, द फायर ऑफ लव, द फायर ऑफ पैशन दैट इज़ विद इन द लवर टू मीट हिज बिलवेड। लवर का अंदर जो आग था प्यार का, वो आग को भी एक तरीके से समझा रहा था फायर रिंगलेट्स। और अब ये जो मैच स्टिक से जो ब्लू स्पर्ट आया है, जो ब्लू फ्लेम आया है, ये भी एक आग समझा रहा है। ये किस चीज़ का है, अब ये आग सिर्फ अकेले लवर का नहीं है, अब इसमें बिलवेड का भी रिस्पॉन्स मिल गया है। नाउ दिस फायर इज़ अ सिंबल ऑफ पैशन ऑफ बोथ द लवर एंड द बिलवेड। अब दोनों मिल चुके हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये जो मैच है, और एक और भी हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोमांटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। चारों तरफ से आप मानिए कि पूरा अंधेरा है, एक सीक्रेसी है, ठीक है, सीक्रेटली दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। पूरा अंधेरा है, अब पूरा लाइट वाइट जला के स्वागत तो कर नहीं सकते, सब कोई उठ जाएगा, तो इसीलिए पूरा अंधेरा, उसमें एक आप छोटी सी चिंगारी जला दिए, तो वो एक बहुत रोमांटिक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है, ओके। And a voice less loud through its joys and fears than the two hearts beating each to each. अब क्या है, and a voice less loud, अब एक जो वॉइस है, एक आवाज़ अभी सुनाई दे रही है। हालांकि वो आवाज़ ज़ोर से नहीं है, क्योंकि अगर ज़ोर से बातचीत करेंगे तब तो पता चल जाएगा सबको, इसीलिए धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे से आवाज़। कौन आवाज़ से भी धीरे, थ्रू इट्स जॉयज़ एंड फियर्स, मतलब जॉय भी है, फियर भी है, खुशी भी है, और मतलब डर भी है। डर किस चीज़ का, कि क्या पता किसी को पता ना चल जाए, कोई उठ ना जाए, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, इस चीज़ का डर, द फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड। और जॉय किसका, खुशी किस बात का, कि आखिरकार दोनों मिल रहे हैं। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आफ्टर टोटल क्रॉसिंग द ऑब्स्टैकल्स ऑफ सी, द ऑब्स्टैकल्स ऑफ 3 फील्ड्स, लवर आया है, बिलवेड भी आए हैं, दोनों फाइनली एक दूसरे को देख रहे हैं। फाइनली दे आर रीयूनाइटेड। दिस लव ऑफ यूनियन, दिस लव ऑफ सीइंग ईच अदर, यही है जॉय, यही है खुशी का कारण। और कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, ये एक जो डर का माहौल है, तो दोनों ही है, खुशी भी है, डर भी है, ठीक है। और बहुत एक एक्साइटेड फीलिंग है दोनों मिला करके। दैन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, तो अब ये जो दो दिल, दो धड़कनें एक हो गई हैं। बीटिंग ईच टू ईच मतलब एक दिल दूसरा दिल का लिए धड़क रहा, एक दिल दूसरा दिल का तरफ धड़क रहा, या दो दिल मतलब एकदम सही समझे, लवर और बिलवेड दोनों का हार्ट, लवर और बिलवेड दोनों का जो प्यार है वो जैसे यहाँ हार्ट बीट करने का एक और भी मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा साइलेंट है, क्योंकि चारों तरफ एकदम शांत है, कोई आवाज़ नहीं,
और दोनों इतना एक्साइटेड हो के, देखिए हम लोग भी जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या तो डर जाते हैं या तो खुशी हो जाती है, बहुत कोई कारण से इमोशनली एक्साइटेड हो जाते तो हम लोग को भी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसको सुनाई भी दिया जा सकता है, मतलब अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो थोड़ा उसको समझा भी जा सकता है, एकदम सुना जा सकता है, एकदम वो वाइब्रेट करता है, वो रिदम समझ में आता है। तो चारों तरफ इतना सुनसान है, कोई आवाज़ नहीं है कि हार्ट बीट भी सुनाई दे रहा, इतना तेज़ी से दिल धड़क रहा। एक नंबर है ये, क्योंकि सुनाई दे रहा। और दूसरा बात है कि ये दोनों का एक्साइटमेंट को समझा बयां कर रहा है कि दोनों के लिए एक दूसरे का कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा प्यार से वो धड़क रहा, ठीक है। उनको मुंह से कोई शब्द बोलने का दरकार नहीं, उनको मुंह से कोई आवाज़ निकाल के अपना प्यार बयां करने का दरकार नहीं, दिल का धड़कन ही वो लोगों का प्यार को, एक दूसरे के लिए जो बेशुमार प्यार है उसको समझा रहा है, इज़ एक्सप्रेसिंग दैट लव। तो ये था सेकेंड स्टैंजा। और सेकेंड स्टैंजा के ज़रिए पोएट ने जो पहला स्टैंजा में जो एंटिसिपेशन था कि क्या होगा, ये इतना बड़ा ऑब्स्टैकल है, सी पार हो पाएगा या नहीं, पोएट पहुंच पाएंगे कि नहीं, लवर अपना बिलवेड तक पहुंचेगा कि नहीं, फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग उसको पार कर गए, ऑब्स्टैकल को पार किए, सी को पार किए, जर्नी ख़त्म किए। सेकेंड स्टैंजा में फाइनली जो जॉय है, जो एक्साइटमेंट है, रीयूनियन है, वो आकर के ख़त्म हुआ। जो जर्नी फर्स्ट स्टैंजा में जर्नी को लेकर शुरू हुआ था, जर्नी टू मीट द बिलवेड, सेकेंड स्टैंजा में वही दैट गेट्स कंप्लीटेड बाय द जॉय ऑफ रीयूनाइटिंग विद द बिलवेड। तो ये है पूरा पोएम। आशा करते हैं पोएम आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे जो भी आपका प्रॉब्लम्स या क्वेरीज़ होगा उसको बढ़िया से रिजॉल्व करने का। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड। Thanks.